इंडिया में हर वर्किंग प्रोफेशनल के दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि घर खरीदना ज़्यादा बेटर है या फिर रेंट पे रहना। बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग अ हाउस। अब इस चीज़ के दो पहलू हैं। पहला एक इमोशनल एंगल। आई अग्री कि घर खरीदना यानी कि अपने नाम पे घर होना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल हाई देता है। लाइफ में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको उस तरह का सेटिस्फैक्शन देंगी, उस तरह का अकम्पलिशमेंट देंगी जो कि आपको एक घर खरीदने से मिल सकता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हर इंसान के लिए घर खरीदना बहुत ज़रूरी है? इस वीडियो में मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दूंगा कि किन सिचुएशंस में आपके लिए घर खरीदना बेटर रहेगा और किन सिचुएशंस में रेंट करना आपके लिए ज़्यादा फाइनेंशियली बेटर होगा। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप ऑब्जेक्टिवली एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएंगे। तो मैं आपको एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोग खुद से अपने केस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं और वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप रेंट करते हैं कोई भी घर तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आपको मंथली रेंट देना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड को जो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट रहेगा। दूसरी चीज़ जो कि बेनिफिट के तौर पे इमर्ज होगा वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर आप घर नहीं खरीदते हैं तो आपका जो ईएमआई की सेविंग्स आपको देनी पड़ती लोन लेने के बाद, वो ईएमआई सेविंग्स अब आपकी बच जाएंगी। तो सारा जो लोन का खर्चा था आपका, भले ही वो ईएमआई हो चाहे वो आपकी डाउन पेमेंट हो, वो सब अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी और एरिया में, किसी भी और एसेट क्लास में, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा सेविंग्स होंगी। सिमिलरली अगर आप घर खरीदते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स होंगी वो होंगी डाउन पेमेंट, लोन का इंटरेस्ट और लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। और बेनिफिट के तौर पे आपके पास एक खुद का घर होगा। तो अब आप दोनों सिचुएशंस में रेंट करना और बाय करना में आप क्लोजली समझ पाएंगे कि क्या क्या आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अब हम एक एक चीज़ को पकड़कर उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉस्ट एंगल दोनों सिचुएशंस का। तो स्टार्ट करेंगे रेंटिंग अ हाउस के ऑप्शन से, जहां पे मैंने आपका एवरेज मंथली रेंट 25,000 लिया है। अब 25,000 2 BHK के लिए टियर 1 सिटी में एक अप्रॉक्सीमेट रेंट अजम्पशन है। ये नंबर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो एक्सेल शीट में मैंने आपको ऑलरेडी इसका लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना खुद का इनपुट कर सकते हैं। चलिए 25,000 रेंट एवरेज मंथली मैंने पकड़ के एक्सेल शीट में डाल दिया है। अब हर वर्किंग इंडिविजुअल को हाउस रेंट पे एक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, वो मैंने एवरेज लेके 20% पे डाल रखा है। इस नंबर से अगर आप एवरेज इफेक्टिव मंथली रेंट देखें तो 20% अगर आप 25,000 से कम कर दें तो वो 20,000 आता है। और इस लॉजिक से आप जो ईयरली रेंट देते हैं वो बन जाएगा 20,000 इंटू 12, 2,40,000 फॉर 1 ईयर। अब यूजुअली जब भी आप रेंट कर रहे होते हैं तो आपके जो लैंडलॉर्ड होता है वो अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज ज़रूर डालते हैं कि ईयरली जो रेंट है वो आपका डेफिनेटली एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट से बढ़ेगा। ये नंबर यूजुअली 5 to 7% के आसपास होता है, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस एक्सेल शीट में 5% ले रखा है। अब एनुअली आप 2,40,000 पे कर रहे हैं और वो जो रेंट है वो एवरेज 5% से हर ईयर बढ़ रहा है। तो अगर आप टोटल 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम देखें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा पूरा एनालिसिस 15 ईयर्स के लिए है, तो वो होगा 53.45 लाख्स। ये कैसे आया ये आप एक्सेल शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मूलाज मैंने लगा रखे हैं, तो अगर उन्हें समझना है आप एक्सेल शीट डाउनलोड कीजिए। तो आपका टोटल इतना कॉस्ट लग जाएगा 15 साल के टाइम पीरियड में केवल रेंट के थ्रू। अब अगर आप सिमिलरली कॉस्ट फाइंड आउट करें बाइंग अ हाउस के ऑप्शन में,
इस केस में आपका डाउन पेमेंट, आपका लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट आप करेंगे वो आपके लिए ओवरऑल कॉस्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो चलिए, जो आपका घर आप पोटेंशियली खरीदेंगे उसका जो टोटल वैल्यू है वो मैंने 1 CR लिया है इस शीट में। डाउन पेमेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ 15% होगी, तो 15% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज़ 1 CR इन दिस केस, वो आपको डाउन पेमेंट के तौर पे पहले से ही देनी पड़ेगी, जो आता है 15 lakhs। जो अमाउंट बचता है वो है 85 lakhs, जो आपका लोन अमाउंट बन जाता है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। मैं मान के चल रहा हूं कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और वो आप पूरे 15 ईयर्स के टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हैं। ये कंडीशंस फिर से आप अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब लोन का प्रिंसिपल जो कि 85,000 है, लोन का इंटरेस्ट जो कि 8% है और लोन का टाइम फ्रेम जो कि 15 ईयर्स है, इसके बेसिस पे आपका जो EMI आ जाता है, जो मंथली आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, वो आता है 81,230 रुपीज। इसका मतलब हर महीना आपको बैंक को इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। अब क्योंकि हाउस रेंट पे भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, तो हम जो इफेक्टिव EMI है वो कैलकुलेट करेंगे अज्यूमिंग कि 30% टैक्स सेविंग्स हो जाएंगी। तो जो 8% टैक्स था वो इफेक्टिवली 5.6% हो जाएगा। और अगर आप लोन का प्रिंसिपल 85 lakhs 5.6% पे 15 ईयर्स के लिए आप लें, तो आपका जो इफेक्टिव EMI है वो आपका 81,000 से कम होके 69,904 बन जाएगा। तो ये आपका नेट एडिशनल कॉस्ट बैठता है केवल EMI के टर्म्स में। अब ये जो EMI है ये आप 15 साल तक हर महीना, 12 महीना एक साल में, मतलब टोटल 180 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली जो टोटल इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे होंगे बैंक को, वो आता है आपका 40,82,000। अब क्योंकि आप घर ओन करते हैं तो आपकी एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। यूजुअली ये बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने 0.5% के हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट निकाली है। मंथली लेवल पे ये फिगर आता है क्लोज टू 4,100, पर क्योंकि ईयरली ये भी इंक्रीज होगा, इसका मैंने इंक्रीमेंट एवरेज 5% लिया है ऑन अ ईयरली लेवल। तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो आप 15 साल में देंगे वो आता है आपका 11,13,000 रुपीज। तो इफेक्टिवली द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ जो कि 1 करोड़, टोटल इंटरेस्ट रीपेमेंट्स और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब अगर आप जोड़ दें तो इसका टोटल बैठता है 1,51,96,418 रुपीज। तो अब आपने दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझा। कॉस्ट जो आप देंगे जब आप रेंट कर रहे हैं एक हाउस, और कॉस्ट जब आप ओन करते हैं एक हाउस को। अब आते हैं बेनिफिट्स की बात करने में। रेंटिंग अ हाउस के सिचुएशन में आप लोगों को ना EMI देनी, ना मेंटेनेंस कॉस्ट देना, ना ही डाउन पेमेंट देनी। तो जो ये सारी कॉस्ट मिलाकर हैं मंथली लेवल पे, ये आपकी अब सेव हो जाएंगी। इसमें डाउन पेमेंट हुआ आपका 15 lakhs, जो कि आप अदरवाइज अपने हाउस ओनर को दे देते। सेविंग्स ऑन अ मंथली लेवल वो हुई आपकी, जो आप EMI अब आप इफेक्टिवली दे रहे हैं माइनस जो आपका रेंट है, वो आता है आपका 49,900। अब ये अमाउंट भी आपके लिए एक तरीके से सेविंग्स है, क्योंकि अब आप कोई EMI नहीं दे रहे हैं अपने हाउस ओनर को। अब आपके पास ऐसा चांस है कि ये जो टोटल आपकी सेविंग्स हुई डाउन पेमेंट और EMI से सेव होकर, ये आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% लूँ, जो कि एक बहुत ही मॉडरेट रिटर्न है 15 साल के टाइम फ्रेम से, तो आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होंगी, EMI की सेविंग्स और डाउन पेमेंट की सेविंग्स। इस शीट में अगर डाउन पेमेंट की सेविंग्स देखें तो वो बैठती हैं 62 lakhs, और EMI की सेविंग्स इन्वेस्ट करने के बाद 15 साल तक 10% रेट ऑफ रिटर्न के साथ वो आपकी बैठती है 2,06 lakhs। तो अगर आप टोटल बेनिफिट देखें वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ डाउन पेमेंट प्लस वैल्यू ऑफ EMI सेव्ड। तो नेट बेनिफिट
जो कि रेंटिंग अ हाउस के केस में आता है वो आता है टोटल बेनिफिट, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस जो कि हम टोटल रेंट दे रहे थे हाउस ओनर को। इस सिचुएशन में वो नंबर आता है 2,16,03,809 रुपीज। ये था हमारा रेंटिंग अ हाउस का नेट बेनिफिट जो 15 साल तक हमने बचाया और इन्वेस्ट करके जुटाया, 2.16 CR। अब हम देखेंगे कि क्या नेट बेनिफिट आता है हाउस ओनरशिप के केस में। अभी तक हमने ये समझा था कि जो टोटल कॉस्ट आता है हाउस ओन करने में वो आता है 1,51,96,000। पर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो हाउस है वो अब आपके नाम पे होगा और ईयर ऑन ईयर उस हाउस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जिस हाउस का वैल्यू 1 CR था स्टार्टिंग में, अज्यूमिंग कि वो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है, तो 15 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 2.75 करोड़। और क्योंकि उस हाउस का पोजेशन आपका है तो आप उस वैल्यू के ओनर होंगे। 2.75 करोड़ का आपके पास एक हाउस होगा। नेट बेनिफिट अगर हम बात करें तो वो होगा 2.75 करोड़ माइनस जो भी टोटल कॉस्ट्स आपकी लगी हैं वो हाउस ओन करने में, वो थी 1.51 CR। तो जो नेट बेनिफिट है वो है 2.7 माइनस 1.5 जो कि आता है 1,23,93,897 रुपीज। तो अब आपने दोनों सिचुएशन समझ ली हैं, नेट बेनिफिट ऑफ रेंटिंग अ हाउस जो कि था 2.16 CR और नेट बेनिफिट ऑफ बाइंग अ हाउस जो कि 1.23 CR। नेचुरली अब आपको पता चल रहा है कि कौन सी सिचुएशन इस केस में बेटर है, जो कि रेंटिंग अ हाउस है इस सिचुएशन में। पर क्या हर सिचुएशन में आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा ध्यान से इस एक्सेल शीट को देखें। इसमें बहुत सारे इनपुट फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने पे ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। चलिए, अभी हमने ये जो एनालिसिस है 15 साल के लिए किया। अगर हम इसको 5 साल कर देते हैं तो जो नेट बेनिफिट ऑफ रेंटिंग अ हाउस है वो बन जाता है 49 लाख। बाइंग अ हाउस रहता है 1.2 करोड़। तो अब ओनिंग अ हाउस बेटर साउंड करता है फाइनेंशियली। सिमिलरली अगर हम जो हमारी EMI और डाउन पेमेंट की सेविंग्स होंगी, अगर हम उन्हें इन्वेस्ट ही नहीं करते, लेट्स से वो केवल सेविंग्स अकाउंट में रह के आपको 4% का रिटर्न देती हैं, 10% का नहीं, तो आपका जो नेट बेनिफिट है वो गिर के 96 लाख रह जाएगा। और उस सिचुएशन में भी ओनिंग अ हाउस विल बी मच बेटर देन रेंटिंग अ हाउस। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सेव कर रहे हैं वो EMI और डाउन पेमेंट को, तो उसे एडिशनली ऐसी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले। क्योंकि अगर आपको सेविंग्स अकाउंट जितना रिटर्न मिलेगा तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर आपका जो हाउस वैल्यू है उसका जो ईयरली इंक्रीज इन द वैल्यू है वो 7% नहीं, लेट से 15% हो जाता है। मतलब हर साल हाउस की वैल्यू जो है वो 15% से इंक्रीज होती है, तो आपका जो नेट बेनिफिट है ऑफ ओनिंग हाउस वो बन जाता है 6.6 करोड़। और इस केस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप वो हाउस ओन कर लेते हैं पहले से ही। तो अगेन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ये जो डिसीजन है ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहेगा। लेट नो वन टेल यू कि आपके केस में केवल एक ही चीज़ बेटर है। ये एक्सेल शीट लीजिए, इसके साथ प्ले अराउंड कीजिए, अलग अलग नंबर्स डालिए और अपने आप फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन बेटर है। ऑल राइट, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। Do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time.